तो ये तीन शब्दों से मिलकर जियोमॉर्फोस एंड लॉगोस, इसको हम लोग बोलते हैं, लॉजी जहां से निकल कर आया, वो बेसिकली कि पृथ्वी पर ये जो चट्टान पाई जा रही है, इनके वर्णन के बारे में जो इसका विज्ञान है, ये जियोमॉर्फोस, ये जो हमारी आकृतियां बनी है उसको कैसे बनी है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग जो है वो लिथोस्फीयर से हम लोग एंटर करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर। बहुत ही बोरिंग टॉपिक माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जियोमॉर्फोलॉजी बहुत बोरिंग है। जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट होंगे जानते होंगे, वही डेविस, पेंग, अरे बाप रे बाप क्या क्या लोग बोल के चले गए, हटन ने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा, बहुत ज्यादा इसमें बोरिंग हो जाता है मामला। बट आज हम जिस तरह से पढ़ेंगे इसको, वो देखेंगे कि एनसीईआरटी और जियोमॉर्फोलॉजी बहुत मजे मजे में पढ़ा है, थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़ना है। बीटीएल में आज हमें गंभीरता से चीजों को समझना है, क्लियर है? तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर, थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल लाके, मस्ती के मूड में आज हम लोग पढ़ते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं, आज हम कहानी की तरफ चले। तो आज हम लोग बात करते हैं जो हमारे चैप्टर का नाम है मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ, ठीक है, पृथ्वी की प्रमुख स्थलाकृतियां। आज हम सबसे पहले इस चैप्टर को समझते हैं। तो भाई क्या है कि इस चैप्टर की शुरुआत आज हम नहीं कर रहे हैं, आज हमारे एक फेवरेट स्टूडेंट है गजोधर भाई। गजोधर हमारे बड़े फेवरेट स्टूडेंट है, और गजोधर जो है वो आज ढेर सारे क्वेश्चन, इनका क्या है, इनका एक ही काम है, ये हाथ में जो क्वेश्चन की गन लिए घूमते हैं। आज आपको क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं, आज आपके बिहाफ पे गजोधर भाई क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। मेरे फेवरेट स्टूडेंट हैं, ठीक है, इनके बाल भी खड़े रहते हैं और दिमाग हमेशा, जो इनके एंटीना जो है वो हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार रहता है। तो गजोधर के सामने, जैसे मैंने कहा कि गजोधर, आज हम मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की प्रमुख स्थलाकृतियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। यानी कि जो पृथ्वी की प्रमुख स्थलाकृति यानी लैंडफॉर्म जो है, लैंडफॉर्म यानी कि इस पृथ्वी पर फॉर्म का मतलब होता है आकार लेना। तो जब हम भूगोल को देखते हैं, ज्योग्राफी क्या है, एक दृश्य है, बड़े ध्यान से समझना, बड़ा मजा आने वाला है आपको इस कहानी में। गुरु चेले की कहानी है, आज मेरी ऐसी तैसी होने जा रही है। तो तुम आज क्वेश्चन ना पूछो, आज तुम मजे से सफर को देखो कि एनसीईआरटी मजे मजे में भी पढ़ी जा सकती है। तो भैया क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि पृथ्वी की प्रमुख स्थलाकृतियां, जैसे ही मैंने बोला सर क्या होती हैं स्थलाकृतियां, तो मैंने कहा जो लैंड है, लैंड यानी जो भूमि हमारी दृश्य है, उसमें जो फॉर्म है, फॉर्म का मतलब आकार है। तो जब हम आकार कोई लेते हैं तो हमें कई बार हमें माउंटेन्स दिखाई पड़ते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, ये मैंने ज्योग्राफी के डिफिनेशन में आपको बताया था। तो बोला जब हम भूगोल को देखते हैं, ज्योग्राफी क्या है, एक विजुअल साइंस है, भूगोल एक दृश्य विज्ञान है। भूगोल हमारी किताबों में नहीं, भूगोल हमारे चारों तरफ है। हम उन चारों तरफ जो चीजें हैं उसको एनालाइज करके जो रिटर्न करते हैं वही हमारी ज्योग्राफी का सिलेबस है। तो जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमें कहीं पहाड़ दिखाई पड़ते हैं, कहीं हमें पठार दिखाई पड़ते हैं, मैदान दिखाई पड़ती हैं, झीलें दिखाई पड़ती हैं, ठीक है, हमें नदियां दिखाई पड़ती हैं। तो हमें ये क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स दिखाई पड़ते हैं, खाई दिखाई पड़ती है हमें। तो ये जो लैंड फॉर्म्स यानी भूमि जो आकार ले रही है, हर जगह भूमि ऐसी नहीं है, पृथ्वी पूरी जैसे समतल नहीं है। पृथ्वी पर कई बार हमें क्या होता है, हमें ऊंचाइयां दिखाई पड़ती हैं, कहीं पहाड़ियां हैं, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं झीलें हैं, कहीं मैदान है, समतल है। तो हमें कहीं खाई दिखाई पड़ रही है, ट्रेंचेस हैं, देयर आर लॉट ऑफ लैंड फॉर्म्स अवेलेबल ऑन द अर्थ। तो जैसे मैंने कहा बेटा ये होती हैं लैंड फॉर्म्स, यानी कि पृथ्वी जब एक विशिष्ट, जब पृथ्वी की जो भूप्रपटी है, हमारी क्रस्ट है, जब एक डिफरेंट स्पेसिफिक फॉर्म ले लेती है, आकार ले लेती है, तो उन आकार की हम कैटेगरीज रखते हैं। जैसे पर्वतों की कैटेगरी, चाहे वो हमारा हिमालय हो, एंडीज हो, रॉकीज हो, दुनिया भर के पर्वत हमारे, तो वो पर्वत हो गए। ऐसे ही पठार हो गए, प्लाटी हो गया, चाहे वो हमारा जो है वो तिब्बत का पठार हो, गोबी का पठार हो, या गोबी के जो है वो उसके ऊपर का हिस्सा हो, या भारत में अगर हम पठारी इलाका हो, प्लाटी हो हमारे, तो दुनिया भर में उस तरह की स्थलाकृति को हम पठार कहेंगे। प्लेन्स की बात करें, चाहे हमारा भारत का उत्तरी मैदान हो या किसी अन्य क्षेत्र के हमारे मैदान हो, तो हमें वो क्या होता है, प्लेनर एरिया दिखाई पड़ता है। तो मैंने गजोधर से कहा कि भाई पृथ्वी की जो स्थलाकृतियां हैं, जो एक मेजर डिवीजन है, वो लैंड फॉर्म्स के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलो भाई पहला हो गया। तो गजोधर ने तुरंत जो है वो धाए से मारा, सर बनता कैसे है आए। मुझे लगा शायद गजोधर, तो पहला मैंने बताया कि भूआकृतियां होती क्या है। तो गजोधर ने तुरंत बोला कि सर ये बताइए हाउ दे फॉर्म, ये स्थलाकृतियां, ऐसा तो है नहीं कि कोई थूक लगा के चिपका के चला गया हो पर्वत को, पठार को। बोला सर कैसे बनती हैं। मैंने कहा गजोधर दे फॉर्म बाय द जियोमॉर्फिक प्रोसेस, ये भू आकृतिक प्रक्रियाओं से बनती है, प्रोसेस से बनती है। तो जैसे क्या होता है, रोटी बनाना होता है तो रोटी बनाने का एक प्रोसेस होता है ना, आटा पहले लिया जाता है, पानी डाला जाता है, फिर उसको गूंथा जाता है, उसमें फोर्स अप्लाई किया जाता है, गूंथा जाता है, उसके बाद आटा तैयार होता है, फिर उसको क्या होता है, उसमें जो है वो रोटियां गोल गोल की जाती हैं, फिर तवे पे आग पे तपाया जाता है, देन एक बढ़िया सा फुलका तैयार होता है। तो ये रोटी बनाने की प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया का मतलब होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस से जो है ये सारा चीज बनता है, ये सारा खेल हमारा होता है। ठीक है, तो
भू आकृतिक प्रक्रम यानी जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो जियो मतलब पृथ्वी, मॉर्फिक यानी जो हमें उस पर दिखाई पड़ा, जिसका हम वर्णन कर सकते हैं, और प्रक्रियाओं का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चरण इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अब मजा जरा देखो इसमें। तो यहां पर जो होता है, तो ये जो सारी चीजें बनती है वो कैसे बनती हैं? दे आर कॉल्ड एज जियोमॉर्फिक प्रोसेस। अब मुझे लगा कि रुकेगा, बोला सर ये तुमसे भी ज्यादा खतरनाक है, जो तुम क्वेश्चन पूछते हो उससे ज्यादा खतरनाक है ये गजोधर। बोला सर होता क्यों है? आपने कहा ये प्रोसेस बनता है, हम रोटी इसलिए बनाते हैं सर क्योंकि भूख लगती है। तो ये पर्वत बनाने की जो प्रक्रिया है, ये जो लैंडफॉर्म बनाने का जो प्रोसेस है, वो होता ही क्यों है? ये प्रोसेस आता कहां से? ठीक है, हमें भूख लगती है, हमें इच्छा होती है, तो हम बोलते हैं मम्मी भूख लगी, मम्मी खाना दो, तो मम्मी जो है वो प्रोसेस करके रोटी बना देती हैं। तो आखिर ये डिमांड कहां से आ रही? मैंने कहा अरे यार गजोधर ठीक है, तुमने मेरी ऐसी तैसी कर रखी है, अब चलो थोड़ा सा हम बताते हैं। तो बोला कि यहां बात तो लॉजिक तो सही है कि भाई जब हमें भूख लगती तभी तो हम रोटी बनाते हैं, हर समय थोड़ा रोटियां बनाते रहते हैं। तो आखिर ये जो ज्योग्राफिकल प्रोसेस हो रहा है, ये जो भू आकृतिक प्रक्रम हो रहा है, उसके पीछे रीजंस क्या हैं? बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही हमें पढ़ना चाहिए, और ऐसी ही सही बात है, गजोधर बहुत तेज है इसीलिए मेरा फेवरेट है। ठीक है, तो मैंने कहा कि अर्थ मूवमेंट यानी पृथ्वी का संचलन। अब जैसे क्लास में जो बच्चे हैं, ठीक है, वो थोड़ा ध्यान से इस कहानी को समझे, रिलेट करें। बहुत बड़ा टॉपिक है ये और बहुत खतरनाक टॉपिक है, इसको मोस्ट बोरिंग टॉपिक कहते हैं। अभी जब ये अपनी ब्रांच फैलाना शुरू करेंगे, थोड़ी देर बाद जब तुम्हारे नोट्स देखोगे ऐसे चक्कर आने लगेगा, बाप रे बाप इसके अंदर कितना शामिल होगा। इसीलिए इतना इंटरेस्टिंग इसको किया है, इतनी कहानी तुम्हें सुना रहा हूं, और कहानी में तुम्हें मजा आ जाएगा। इसमें तुम अगर अपनी कहानी घुसेड़ोगे, ठीक है, तो वहां पर तुम्हें दिक्कत होगी। तभी गजोधर के साथ चलते रहो, मजा आएगा तुम्हें। अब क्वेश्चन अगला पूछा, तो मैंने कहा बेटा गजोधर इसलिए ऐसा होता है क्योंकि अर्थ मूवमेंट होता है, यानी का पृथ्वी का संचलन होता है। अर्थ मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोला सर ये पृथ्वी का संचलन क्यों होता है? व्हाई देयर आर अर्थ मूवमेंट? तो मैंने बताया कि पृथ्वी का संचलन मतलब कि जो हमारी पृथ्वी है उसकी परपटी पे हमेशा कोई हलचल होती रहती है, उस पर जो है लगातार मूवमेंट होते रहते हैं। तो बोला ये मूवमेंट आते कहां से हैं, ये मूवमेंट होते कैसे हैं? तो मैंने कहा अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के बाहर ये ढेर सारी प्रक्रियाएं लगातार चलती रहती है, हर समय चलती रहती है। ये एनर्जी और मैटर का ट्रांसफर लगातार होता रहता है, यही भूगोल का सबसे बड़ा कोर है। तो मैंने कहा कि इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो दो कारण है। एक को बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस और दूसरे को बोलते हैं एक्सोजेनेटिक यानी कि बहिर्जात बल। तो अंदर का मतलब होता है पृथ्वी के अंदर भी कुछ चल रहा होता है, पृथ्वी के अंदर भी कुछ चल रहा। भाई रोटी फूलती है तो अंदर से ही जो उसकी भाप होती है वो क्या हो जाती है, अंदर जो आटे के अंदर पानी होता है वही रोटी को क्या करता है, फुला देता है गप्प से। ठीक है, तो अंदर से फूलता है, बाहर से थोड़े ना कोई आके करता हो, या तुम्हारा कभी रोटी वोटी ना फूली हो तो फूक मार मार के फुला दो, बोलो देखो मम्मी मैंने कितनी अच्छी रोटी बनाई है, गप्प से फूल गई है। तो क्या होता है, अंदर की जो भाप होती है वही रोटी को फुला देती है। तो जो अंदर से हलचल हो रही है दैट इज नोन एज इंडोजेनेटिक फोर्स। इंटरनल फोर्सेज है, इसको बोलते हैं इंडोजेनिक फोर्सेज, अंतर्जात बल। क्लियर है? तो अंतर्जात बल। दूसरा बहिर्जात बल, जो बाहर से जो है चेंजेस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बहिर्जात बल। क्या बोलते हैं इसको? बहिर्जात यानी एक्सो। एक्सो का मतलब होता है बाहर, इंडो का मतलब होता है अंदर। ये वर्ड का भी मतलब समझो, इंडो मतलब अंदर और एक्सो मतलब बाहर। ये वर्ड हमें बार बार हमें आगे भी देखने को मिलेंगे। तो भैया यहां पर हमारा होता है इंटरनल फोर्सेस यानी आंतरिक बल, ये उसके मूवमेंट के लिए जिम्मेदार हैं। और दूसरा होता है एक्सोजेनेटिक यानी बाह्य बल। अब चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या होती है। इंडो मूवमेंट जो होती है, अंतर्जात बल, जरा मजे से समझना। तो जैसे वो पिक्चर में गाना सुना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, कह रहा है जल्दी आने की जरूरत नहीं है। हीरो गाना गा के कह रहा है कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। तो जो इंडोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं उसमें भी कई कैटेगरी होती है। एक स्लो मूवमेंट होता है, जैसे इस समय भी कहीं आपकी जो ये हमारी पृथ्वी है जहां पे हम क्लास ले रहे हैं, हम इस प्लेट पे चल रहे हैं, आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे, हम मूवमेंट कर रहे हैं लेकिन हमें मूवमेंट के बारे में पता नहीं, इतना स्लो मूवमेंट हो रहा है हमें पता ही नहीं चल रहा है। अभी जो हमारी प्लेट है इंडियन प्लेट, वो जो हिमालय प्लेट के साथ टक्कर खा रही है, अंदर उसको धंसा रही है, लेकिन इतना धीरे ये प्रोसेस हो रहा है हमें पता नहीं चल रहा है। तो ये बिल्कुल आशिकी फिल्म के वो गाने की तरह कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। हीरो कह रहा है कि नहीं ज्यादा जो है जल्दी आने की जरूरत नहीं है, थाम ना पाएंगे। तो पहला जो इंडोजेनेटिक मूवमेंट होता है, इंडोजेनेटिक मूवमेंट के भी कई पार्ट होते हैं। पहला होता है स्लो मूवमेंट,
यानी कि पृथ्वी इतना, उसकी प्रॉपर्टी इतना स्लोली मूवमेंट करती है कि आपको पता ही नहीं चलता। जैसे अभी हम भारत में जहां रह रहे हैं, ये प्लेट मूव कर रही है, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं पता। आज से 7.2 करोड़ साल पहले इस भारतीय प्लेट ने चलना शुरू किया था। ये गोंडवाना लैंड से अलग हुआ था और इसने चलना शुरू किया था। 7.2 करोड़ सालों से हम जर्नी कर रहे हैं और जाकर यूरेशिया की प्लेट से टकराया था। 7.2 करोड़ ईयर से हम मूवमेंट कर रहे हैं और इतना स्लोली मूवमेंट कर रहे हैं कि हमें नहीं पता चल रहा है। दिस वेरी मच लाइक, याद रखना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, तो फिर यह होता है, दिस इज नोन एज स्लो मूवमेंट। इसको मंद संचलन कहते हैं, राइट, मंद संचलन। तो मंद संचलन के भी कई भाग होते हैं, इसीलिए मैंने कहा था बहुत टिपिकल टॉपिक और उसको उतने ही मजे से पढ़ना है। तो मंद संचलन यानी जो स्लो मूवमेंट होता है वो भी कई तरह का होता है। एक इसको हम लोग बोलते हैं, जो मंद संचलन होता है यानी स्लो मूवमेंट, ये डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस होता है, पटल विरूपण। ठीक है, क्या होता है पटल विरूपण? जैसे किसी को प्यार व्यार हो जाता है तो पढ़ने में मन नहीं लगता, मन उचट जाता है उसका। तो विरूपण का मतलब होता है डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। इसमें कुछ बदल जाएगा, कुछ विरूपित हो जाएगा, कुछ उसका जो चेहरा टेढ़ा मेढ़ा टाइप का हो जाएगा, लेकिन स्लोली स्लोली होगा, स्लोली स्लोली होगा। जैसे किसी को किसी से थोड़ा बहुत अभी पता चला यूपीएससी से बड़ा प्यार है, फिर किसी और से भी प्यार हुआ, तो धीरे धीरे वो प्यार खींचने लगता है, यूपीएससी से दूरी हो जाती, किताबों से बेवफाई शुरू हो जाती है। तो ये बिल्कुल डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस की, यानी पटल का मतलब होता है कि जो ऊपर का हिस्सा है, और विरूपण का मतलब होता है इसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, वो प्लेनर नहीं रह गया, इसमें कुछ डिफॉर्मेशन ऊपर नीचे होता चला जा रहा है। अब ये कहता है कि ये भी दो तरह का होता है, जो पटल विरूपण होता है ये भी दो तरह का होता है। एक ऊर्ध्वाधर, ठीक है, जैसे कोई प्यार में पड़ गया, अब प्यार उसको बड़ा अच्छा मिल गया, अब उसने क्या किया कि उसको ऊपर, और कि चलो तुम्हें और अच्छा पढ़ना, जल्दी आईएएस बनना है, तो उसको क्या हो रहा है, ऊपर जो है वो ढकेल रहा है, तो ये ऊर्ध्वाधर हो गया। या कई बार प्यार गड़बड़ मिल जाता है, सीधे खींच के नीचे ले आता है, वो भी बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो एक होता है वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर, और एक होता है हॉरिजेंटल यानी कि क्षैतिज संचलन। दो तरह के मूवमेंट होते हैं, एक वर्टिकल मूवमेंट और दूसरा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, राइट। तो भैया अब जो है वो वर्टिकल मूवमेंट की बात आ रही है। तो वर्टिकल मूवमेंट क्या होता है? अब वर्टिकल मूवमेंट्स के भी पार्ट होते हैं। वर्टिकल मूवमेंट को, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको हम लोग कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस या इपीरोजेनिक प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इपीरोजेनिक प्रोसेस। इट इज नोन एज इपीरोजेनिक या महादेश जनक बल कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? महादेश जनक बल। दिस इज नोन एज इपीरोजेनिक। और कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस जो वर्टिकल होता है, तो जो हमारे कॉन्टिनेंट्स बने हैं, एशिया, अफ्रीका, ठीक है, यूरोप, अमेरिका, ये इसी प्रोसेस के थ्रू बने। शुरुआत में ये नहीं थे, धीरे धीरे ये अपनी जगह पर आते चले गए। इतना बड़ा चैप्टर इसको समेटा है मैंने। अब ये क्या होता है, ये भी दो तरह के होते हैं। आइदर कॉन्टिनेंट्स ऊपर की तरफ, ये लैंड जो होती है ऊपर की तरफ जाती है, या लैंड धंस जाती है कई बार। तो कई बार क्या होता है, जैसे भारत में, अगर आपने देखा होगा, भारत में पेट्रोलियम जहां निकाला जाता है, आपको पता है कि वो जो हमारा बॉम्बे हाई है, जहां भारत का इकलौती जगह जहां से हमें पेट्रोलियम सबसे ज्यादा मिलता है प्राचीन समय से ही, पहले से ही, तो वो बेसिकली हमारा कौन सा हिस्सा है? वो बॉम्बे हाई है। ये बेसिकली क्या है? हमारा लैंड का धंसा हुआ हिस्सा है, भारत के किनारे का एक धंसा हुआ हिस्सा है। तो या तो मूवमेंट ऊपर की तरफ होता है, यानी लैंड ऊपर की तरफ समुद्रों से निकलकर बाहर आ गया। जो आज हमारा रेगिस्तानी इलाका है, जो हमारा राजस्थान है, वो कभी समुद्रों के नीचे था और आज क्या है, वो समुद्र के ऊपर आ चुका है। तो एक हो गया ऊपरीमुखी यानी अपवर्ड मूवमेंट, और दूसरा हो गया डाउनवर्ड मूवमेंट यानी धंस जाता है। तो दीज आर द वर्टिकल मूवमेंट्स, ये ऊर्ध्वाधर गतियां कहलाती हैं। और इससे क्या बनता है? इससे हमारे कॉन्टिनेंट्स बनते हैं, इससे हमारा जो है वो ऊर्ध्वाधर शक्तियां तैयार होती हैं। क्लियर है? मजा आया यहां पे? तो जो धीरे धीरे मूवमेंट होता है, जो हमारा इंटरनल मूवमेंट भी हो रहा है, यानी पृथ्वी के अंदर से मूवमेंट हो रहा है, वो भी दो तरह का हो गया। यानी अंतर्जात बल दो प्रकार के हो गए। एक स्लो मूवमेंट हो गया। स्लो मूवमेंट में, जिसको हम लोग डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस यानी पटल विरूपण भी कहते हैं, ये दो प्रकार का हो गया, एक वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में भी हमने क्या देखा? दो तरह का है, एक अपवर्ड, या तो ऊपर की तरफ जा रहा है, या डाउनवर्ड हो रहा है। ठीक है, जब क्लास खत्म होगी तब देखना कि कितने पॉइंट्स, ये चार्ट कितना बड़ा हो गया है। इसी तरह दूसरा होता है हॉरिजेंटल मूवमेंट। ये हो गया हॉरिजेंटल, जब ये क्षैतिज रूप से चल रहा है, तो स्लोली स्लोली जो है वो पृथ्वी अंदर से ही मूवमेंट कर रही होती है। तो इसको हम लोग हॉरिजेंटल मूवमेंट या क्षैतिज संचलन कहते हैं। अब ये जो क्षैतिज संचलन होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बेसिकली इसको हम लोग ओरोजेनिक, क्वेश्चन आया हुआ है, या माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? पर्वत निर्माणकारी बल। तो जो पर्वत बनते हैं ये इसी हिसाब से बनते हैं। जैसे ये हो गया हॉरिजेंटल, तो क्या होगा, अगर आज आप एक पेपर लो और पेपर में ऐसे फोल्ड करने की कोशिश करो, तो तुम्हें क्या दिखाई पड़ेगा? ऐसे दिखाई पड़ता है कि नहीं दिखता है? ये
तो अगर किसी पेपर को दबाओगे तो ये हॉरिजेंटल मूवमेंट, मेरा हाथ एक दूसरे की तरफ आ रहा है तो ये क्या हो गया, हॉरिजेंटल मूवमेंट हो गया। तो ये हॉरिजेंटल मूवमेंट हो गया, पेपर आया ना आपके पास, देखो ये गया और ये कन्वर्ट हुआ। तो ये जो आप दिखाई पड़ रहा है उठा हुआ हिस्सा, ये पर्वत है कि नहीं है, दिस इज नोन एज माउंटेन। माउंटेन पर्वत क्या होता है, माउंटेन यानी कि जो अपने आसपास से उठा हुआ हिस्सा हो, जिसके पास हो एक एपेक्स हो, शीर्ष हो, तो ये पर्वत बन गया। तो जो ये क्षैतिज मूवमेंट होता है, इससे क्या बनता है, ओरोजेनिक, इसको हम लोग ओरोजेनिक प्रोसेस या माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस कहते हैं। इसको पर्वत निर्माणकारी बल कहते हैं, पर्वत निर्माण वाली बल कहते हैं। ठीक है, समझ लो। अभी दोबारा लिखने का भी मौका दूंगा, घबराना नहीं है। अभी देखना, ये बहुत बड़ा चार्ट है एक्चुअली, बहुत अच्छे अच्छे इसको घबराते हैं, लेकिन बोला ये भी दो तरह का होता है। अभी बेचैनी देखो कितनी बढ़ती जा रही है, चैप्टर बहुत गंभीर है, इसको लोग बहुत बोरिंग चैप्टर मानते हैं, लेकिन देखते हैं बोरिंग है कि नहीं। तो पहला कहता है दबाव बल और दूसरा कहता है तनाव बल। बोला पर्वत भी जो आपका हॉरिजेंटल है वो दो तरह से होता है। तो पहला बोलता है फोर्स ऑफ कंप्रेशन यानी दबाव बल। तो ये क्या हो रहा है, दबाव का मतलब होता है मेरे दोनों हाथ एक दूसरे की तरफ आए, मैं कंप्रेस कर रहा हूं किसी चीज को। तो अब मैं पेपर को क्या कर रहा हूं, मैं कंप्रेस कर रहा हूं। देखो मेरा हाथ कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, एक दूसरे की तरफ जा रहा है। तो ये कंप्रेस बल क्या हो रहा है, तो बीच का हिस्सा उठ गया। तो ये क्या होता है, इसको फोल्ड माउंटेन या इसको ओरोजेनिक प्रोसेस बोलते हैं। तो मेरे पृथ्वी अंदर से घूम रही है, पृथ्वी के अंदर कुछ हलचल हो रही है, प्लेटें जो है मूवमेंट कर रही हैं, प्लेट मूवमेंट हो रही है। तो क्या हो रहा है, ये देखो ये पर्वत निर्माण शुरू हो गया, दिस इज नोन एज ओरोजेनिक प्रोसेस। तो ये पर्वत बन गया। एक दूसरा बोलता है कि ये तो हो गया कंप्रेशन यानी दबाव, हमने एक दूसरे की तरफ हाथ को दबाया, तो दबाने की प्रक्रिया ऐसे होती ना, तो हमने दबाने का काम किया। एक होता है खिंचाव, ये क्या हो रहा है, ये देखो हाथ एक दूसरे से दूर लेके जा रहे हैं। बोला इससे भी पर्वत बनता है, एक हिस्सा खिसक कर नीचे आ जाता है। तो पर्वत का मतलब एक हिस्सा ऊपर उठा हुआ है। तो यहां पर क्या होता है, दूसरा जो सेगमेंट होता है, ये हॉरिजेंटल का मतलब क्या हुआ, हमने एक दूसरे की तरफ दबाया तो ये कंप्रेशन फोर्सेस हो गया, एक दूसरे से खींचा तो भी हमारा कंप्रेशन फोर्सेस हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल कंप्रेशन को समझो, जैसे दो चीजें हैं, मान लो ये हमारा दो खंड है। अब ये क्या हुआ, ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो मैंने इसको खींचा 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 और ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। तो ऊपर उठे हुए हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे, हम इसको ऊपर उठे वाले हिस्से को इसके कंपैरिजन में एक ब्लॉक माउंटेन या पर्वत के रूप में हम जानेंगे। क्लियर हुआ। तो फोर्स बाय कंप्रेशन यानी इसको दबाव, यानी कि कंप्रेशन की वजह से, तो इसको दबाव बल बोलते हैं, दिस इज नोन एज कंप्रेशन फोर्सेस। इससे क्या बनता है, अभी हमारा क्या बना, ये क्या था, ये फोल्ड हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, फोल्डेड माउंटेन्स, इसको वलित पर्वत बोलेंगे। वलन है ये, वलन का मतलब ऐसे ऐसे जो है ये हमारे वलन हो गए, इट इज नोन एज फोल्डेड माउंटेन्स। क्या बनता है दुनिया, जैसे हिमालय क्या है, हिमालय एक फोल्डेड माउंटेन्स है। तो हिमालय कैसे बना होगा, हिमालय हॉरिजेंटल कंप्रेशनल फोर्सेस से बना होगा। तो हिमालय क्या है, हिमालय एक एग्जांपल लिख लो, हिमालय एक वलित पर्वत है, हिमालय एक फोल्डेड माउंटेन है। तो दिस इज योर फोल्डेड माउंटेन, वलित पर्वत है। तो ये क्या हुआ, दबाया तो वलन पड़े। अपने कमरे में करके देखो कि अगर एक पेपर लो और उसको ऐसे कंप्रेस करो, एक दूसरे की तरफ हाथ लेकर आओ, तो तुम देखोगे ये क्या होगा, एक वलन पड़ जाएगा, ये पर्वत हमें तुम्हें यहां से उठा हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये हो गया वलित पर्वत। क्लियर है। तो ये फोल्डेड माउंटेन हो गया। तो हिमालय क्या है, एक फोल्डेड माउंटेन है। तो हिमालय कैसे बना होगा, हिमालय कैसे बना होगा, एग्जाम में पूछा गया है, हिमालय हॉरिजेंटल कंप्रेशनल फोर्सेस से मिलकर बना हुआ है, यानी क्षैतिज दबाव बल के माध्यम से बना है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। दूसरा फोर्स ऑफ टेंशन, टेंशन मतलब टेंशन बोल रहे यार बट दिमाग खराब है यार, दिमाग ऐसे खिंचा हुआ लग रहा है। तो टेंशन में क्या होता है, टेंशन में हम बाहर की तरफ उसको खींचते हैं। तो दूसरा होता है तनाव बल यानी कि टेंशन फोर्सेस। क्लियर है। तो इससे कौन से फॉल्ट माउंटेन बनते हैं, फॉल्ट यानी जब बहुत ज्यादा टेंशन होता है आदमी टूट जाता है। ठीक है, तुम किसी चीज को इतना खींचे कि वो क्या हो, टूट जाए। तो क्या होगा इससे, जैसे मैं इसी कागज को खींचू तो देखो ये टूट गया। तो ये क्या होगा, एक पर्वत ऐसा बनेगा जिसको भ्रंश पर्वत बोलेंगे, दिस इज नोन एज फॉल्ट। तो ये कागज जब बीच से टूट गया तो क्या है, फॉल्ट हो गया। तो इसको हम लोग फॉल्ट माउंटेन बोलेंगे। तो इससे क्या होगा, भ्रंश पर्वतों का निर्माण होता है। क्लियर। तो ये आंतरिक शक्तियों में ये हमारा पहला विभाजन रहा। स्लो मूवमेंट जो इंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं, इंडोजेनेटिक फोर्सेस में पहला हमारा हो गया स्लो मूवमेंट। वहीं दूसरा मूवमेंट जो होता है वो होता है सडन मूवमेंट। ये भी इंटरनल है, अंदर से शक्तियां आ रही हैं, पृथ्वी के अंदर कुछ गतिविधियां हो रही हैं, उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो उससे हमारा क्या होता है, दैट इज सडन मूवमेंट कहलाता है। तो सडन मूवमेंट यानी आकस्मिक संचलन बोलते हैं इसको, आकस्मिक संचलन बोलते हैं।
किसी ने पूछा फॉल्ट माउंटेन का एग्जांपल, बहुत से हमारे एग्जांपल है भ्रंश पर्वतों के रूप में अगर हम देखें तो दुनिया भर में जैसे वॉसजेज हो गया, ठीक है, जो ब्लैक फॉरेस्ट का हो गया, वो भी आपका एक भ्रंश पर्वत है, ठीक है। अभी इस पे हम और डिटेल पे आते हैं। अब हम बात करते हैं सडन मूवमेंट। तो सडन मूवमेंट जैसे क्या होता है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए बोला फलाने ठिकाने में तुमसे 2 साल बाद शादी करूंगा, पता चला एक दिन आई और कार्ड दे के चली गई, बोलिए मेरी शादी का कार्ड है। अब यहाँ तुम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, उधर तुम्हें शादी कार्ड दे के चली गई, तो अचानक से तुम गाना गाने तो दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, ठीक है, तो वो क्या अचानक से दिल कैसे खट्ट से टूट जाता है। तो जो मूवमेंट सडनली होते हैं, बिना बताए होते हैं, तो इधर तुम जो है कुछ और सपने देख रहे थे, वहां की जो है वो दूसरा जो है गाना गाना शुरू हो जाता है, वो पता मेरी सगाई हो गई, मेरी शादी हो गई, तो पता चला तुम्हारा दिल धाए से क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ये सडन मूवमेंट जो है ना, वो दिल तोड़ के वाला हिसाब किताब है, एकदम सडन मूवमेंट होता है। यानी कि इसमें जो संचलन होता है वो अकस्मात पता चलता है, इसमें एक ज्यादा फोर्स रिलीज होती है। क्लियर? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सडन मूवमेंट या आकस्मिक संचलन। सडनली होता है, सडनली आपकी दुनिया हिल जाती है। होता नहीं कि अचानक से तुम जो है शादी के सपने देख रहे थे, मैं आईएएस बनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सडनली पता चला क्या हुआ कि तुम्हें जो है वो दर्द भरे गाने गाने हैं, तो वहां पे जो है सारा मामला खराब हो जाता है। तो यहां इसको बोलते हैं सडन मूवमेंट, सडन। अब सडन मूवमेंट जब क्या होता है, तो क्या होता है आपके साथ? अचानक से पता चला कि आप जो है वो प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे, गाने वाने गा रहे थे, तो अचानक से पता चला शादी कहीं और तय हो गई, तो मामला वहां खराब हो गया, तो आपकी पूरी दुनिया हिल जाती है। एक बहुत बड़ी एनर्जी आपको जो है एक ऐसा अजीब से जो झटका लगता है, सो कॉल्ड क्या लगता है, झटका लगता है। अचानक से आपकी दुनिया जो है सनसनाने लगती है, क्या हो गया, कैसे हो गया, और फिर तमाम तबाही आपके जीवन में। दाढ़ी आपकी बढ़ जाती है, अब शेव वेव कराना, वो बालों को झाड़ झाड़ के निकलना, वो सब बंद हो जाता है अचानक से। तो एक्चुअली में अर्थ के साथ भी होता है। तो क्या होता है, सडन मूवमेंट में बहुत ज्यादा एनर्जी अचानक से रिलीज होती है। कहां आप धीरे धीरे पहली बार मिले थे, गाने वाने गाए थे, कैफे कॉफी डे गए थे, धीरे धीरे दोस्ती से बात आगे बढ़ी थी, प्यार मोहब्बत तक बात पहुंची थी, जीने मरने की कस्में खाई थी, और अचानक से क्या हुआ, ये सालों की मेहनत एक झटके में खत्म। तो यहां पर भी जो होता है अर्थ के इंटरनल मूवमेंट में सडनली बहुत एनर्जी रिलीज हो जाती है, और ये काफी डिजास्टर्स हो जाती है, बहुत ज्यादा इसमें डिजास्टर होता है, और अचानक से बहुत बड़ा एक डिफॉर्मेशन आता है, आपकी लाइफ ऑफ ट्रैक हो जाती है। अब आप जो है किताबें छोड़कर दारू लेकर बैठे हुए रहे, जिंदगी में कुछ नहीं है मेरे भाई, तो इस तरह की बातें करते हुए आप घूम रहे होते हैं, अचानक से दाढ़ी बड़ी हो जाती, बाल बिखरे हो जाते हैं, ठीक है, कबीर सिंह टाइप के हो जाते हैं आप। तो बेसिकली ऐसा ही कुछ हमारे इस मूवमेंट के साथ भी होता है। सो आकस्मिक संचलन में जैसे हम लोग बात करते हैं वॉल्केनिज्म, तो कहां भूकंप जो है वो प्यार से कहता है फट जाऊं क्या, नहीं ऐसा तो नहीं कहता ना शाहरुख खान की तरह से मैं आ रहा हूं, तो ऐसा वो नहीं करता। वो ज्वालामुखी क्या होता है, बड़ाम से पता चला कि 10,000 लोग मारे गए, 15,000 लोग मारे गए, पृथ्वी हलचल करने लगती है, लावा निकलने लगता है। तो वॉल्केनिज्म ये क्या है, ये पृथ्वी के अंदर से होने वाली क्रिया है, इंटरनल फोर्सेस है, और ये सडन होती है, दैट इज वॉल्केनिज्म, यानी ज्वालामुखी की क्रिया होती है, बहुत ढेर सारा लावा निकलने लगता है, इस नोन एज सडन। दूसरा भूकंप। अब ऐसा थोड़ा ना होता है कि भूकंप हल्के हल्के जो है आप गाना गाएं, छम छम करके कहते हैं पायलिया के बोल, तो जब पृथ्वी हिलने लगती है तो आप जो है निकल पड़ते हैं घर से, बिल्डिंगें ढह जाती हैं, हजारों लाखों लोग मारे जाते हैं। भुज में जो भूकंप आया था जो है वहां पे, तो आपने देखा कि कितनी वहां पे मौतें हुई, या दुनिया में जहां पर भी ये दोनों घटनाएं होती हैं वहां बहुत डिजास्टर क्रिएट होता है, और बहुत ही कम समय में जो लैंड फॉर्म है वो बहुत ज्यादा जो है चेंज हो जाता है, और बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर होकर रिलीज होती है। ये कुछ ऐसे होता है जैसे मान लीजिए अगर मैं इसमें कुछ हल्का हल्का चेंज करूं, मान लो ये मेरी एक प्लेट है, ठीक है, ये मेरी प्लेट है, ये पृथ्वी के अंदर का कोई हिस्सा है, पृथ्वी की ये भूपरपटी है, क्रस्ट है। अब जरा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। तो यहां पर क्या होता है कि ये आपकी एक प्लेट है, अब सडनली क्या होता है, इसमें एनर्जी स्टोर हो रही है, तो ये इलास्टिसिटी तक उसको बर्दाश्त कर रहा है। अब ध्यान से सुनना कि क्या होता है सडनली। तो ये क्या होगा, एक सडन मूवमेंट, जैसे मान लो ये हल्का हल्का संचलन हो रहा है, हल्का हल्का मूवमेंट हो रहा है, तो आपको बिल्कुल इसके बारे में पता नहीं चल रहा है। इस पृथ्वी के अंदर हल्के हल्के भूकंप हर समय आते रहते हैं, आपको कभी पता नहीं चलता। लेकिन एक बड़ी एनर्जी जब रिलीज होती है, जैसे मान लो भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, वॉल्केनिज्म हो गया, तो आपने देखा चटक की आवाज के साथ ये खटांग से क्या हुआ, टूट गया। बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। तो ये जो एनर्जी जब रिलीज होती है तो हमें हमारी मकान दुकान तभी अच्छा लगता है जब वो शांत हो, और जब ये हिलने लगता है ना तो हम क्या होता है, हम परिंदे हो जाते हैं, भागो बेटा जितनी तेज हो सके। तो ये दोनों घटनाएं जो होती हैं, दीज आर नोन एज सडन मूवमेंट्स। तो पृथ्वी इस तरह से भी पटल विरूपण करती है। जैसे अगर आप देखें भुज में अल्लाह बांध एक नाम रखा गया, तो वो क्या हुआ, जब वहां पे भूकंप आया तो पृथ्वी का एक हिस्सा ऊपर उठ गया, रातों रात एक डैम जैसी संरचना बन गई।
तो यहां जहां ज्वालामुखी होता है, एक पर्वत होता है, वो ज्वालामुखी जब आता है तो बम से पूरा फट के अलग हो जाता है। तो वो क्या होता है, दैट इज एक डिजास्टर्स मूवमेंट वहां पे क्रिएट हो जाता है, और वहां पे क्या होता है, एक नया लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाता है। तो जाना जाए तो अपेक्स होता है, वो क्या होता है, जब बम की आवाज होती है तो वो दूर दूर तक राख, गैस, ये सब चला जाता है, लावा फैल जाता है, और नया लैंडफॉर्म जनरेट होता है, वो पर्वत जो होता है वो टूट कर खत्म हो जाता है। तो काफी कुछ जो है वो यहां पर अचानक से सडनली विद इन अ फ्यू जो टाइम है, बहुत कम टाइम पीरियड में वो पूरा का पूरा लैंडफॉर्म और लैंडस्केप चेंज हो जाता है। वो पूरा जो दृश्य है वो क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, जैसे बिल्डिंगें ढेर सारी खड़ी और भूकंप आएगा, क्या हुआ हैती में, अगर आप फोटोज देखेंगे हैती में इंटरनेट पे जाके, तो आप देखेंगे कि मतलब शहर का 90% हिस्सा ऐसे जमीन पर बिछ गया है। सब कुछ मतलब बिल्डिंगें खत्म हो गई हैं, मकान खत्म हो गए, सब कुछ भूकंप में तबाह हो गया वहां पे। तो ये एक बहुत बड़ा फोर्स जो होगा वो आपको यहां पर जो है वो झेलना पड़ेगा। क्लियर है?